फ्रेंड्स, आज एक और रिज़ल्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इस कंपनी को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप इस कंपनी का डिटेल क्या करती है बिज़नेस उसको समझना चाहें तो आप मेरे पुराने वीडियो पे भी जाकर देख सकते हैं। रुशिल डेकोर बोल के एक कंपनी है, रुशिल डेकोर लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी जो है ये लैमिनेट्स और एमडीएफ बोर्ड्स के काम करती है, जो कि आप इसको कह सकते हैं जो कि हमारे जो घर में जो भी फर्नीचर्स और सारे फिटिंग्स वाली चीज़ें होती हैं उसमें ये बेसिकली इनका जो है एमडीएफ बनाते हैं। जंबो जंबो जो पैकेजिंग वाला इनका एक लाइन है जिसको कि ये पहले खोलने जा रहे थे गांधीनगर में, उनका ये कंप्लीट हो गया। अक्टूबर में उसका कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो गया था, जो कि एक्सपेक्टेड था। हालांकि थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन फिर भी वो ऑन टाइम जो है जैसा कि उन्होंने गाइड किया था तो वो शुरू हो गया। अभी शुरुआती दौर पर उस प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो स्क्रैचिंग सरफेस पे है। एटलीस्ट प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बनाना है या क्या उनका R&D है, थोड़ा बहुत उस सारी चीज़ों को यूटिलाइजेशंस चल रहे हैं उनके, क्या प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, किस तरीके से उसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सिर्फ इस क्वार्टर में 6 करोड़ की सेल आई है वहाँ से, और कह सकते हैं कि एक बहुत ही मिनिमम काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन हुआ है। उसका करीब-करीब शायद 15 से 20% का यूटिलाइजेशन हुआ उसकी कैपेसिटी का। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आगे चलकर इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली रुशिल डेकोर जो है वो लैमिनेट्स बनाती है और एमडीएफ बोर्ड्स बनाती है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली उनके एक्सपोर्ट का मार्केट कई देशों में फैला हुआ है, जैसे कि इस बार उनके इस क्वार्टर में कैमरून, डेनमार्क और उनको पोलैंड से ऑर्डर्स, कोसोवो से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इससे पहले वो रशिया और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ को वो वैल्यू एडिशन के साथ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वैल्यू एडिशन क्या हुआ, जो आपका जो ये लैमिनेट्स हुए या फिर जो ये एमडीएफ बोर्ड्स हुए उनमें वो कुछ वैल्यू एडिशन बनाकर इस तरीके से उसको प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे चलकर उनके, जैसे कह लीजिए किचन्स में या वार्डरोब हुआ, किसी को अगर फर्नीचर का कुछ भी काम है, अलमारी का या भी जो भी, तो वहाँ अगर फॉरेन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ों को आप एक्वायर करने जाएँ या लेने जाएँ तो वो बहुत महंगा और कॉस्टली पड़ता है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करके कंपनीज़ को बेचते हैं। B2B बिज़नेस है बेसिकली, और वो लोग आगे इसको सर्व करते हैं कस्टमर्स को, तो वहाँ इनको रिलेटिवली अच्छा मार्जिन मिलता है। तो कंपनी बेसिकली इस पे काम कर रही है। हालांकि सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ा नहीं है। 210 करोड़ का सेल था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार वो 215 करोड़ पे है। तो बहुत ज़्यादा 5 करोड़ का सिर्फ सेल बढ़ता हुआ दिखा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है अगर उसको मैं कहूँ तो वो भी करीब 23 करोड़ का है इस बार इस क्वार्टर में, और 27 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो जो ओपीएम भी है वो भी गिरता हुआ दिख रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 13% था, इस बार वो करीब 11% पे है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीब 11 करोड़ 51 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो नंबर है वो करीब 5.5 करोड़ के आसपास है। 5.62 करोड़ के आसपास है वो नंबर। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि इस समय इंडस्ट्री में जो है प्राइस वॉर का काम चल रहा है। माने प्राइस वॉर हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बड़े बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयरों के बीच में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है ये पूरा प्राइस वॉर का गेम चल रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो एक्चुअल में क्या हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। तो डोमेस्टिक मार्केट में जैसे ही ग्रोथ दिखी है तो प्राइस का जो प्राइस वॉर है वो कंपनीज़ के बीच में बढ़ गया है। पहले डोमेस्टिक में कोई ख़ास ग्रोथ नहीं होती थी, तो कंपनियां ज़्यादातर एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंटेड थी। तो हालांकि रुशिल डेकोर का यही कहना है कि उनको डोमेस्टिक में भी ग्रोथ दिखी है, और फॉरेन जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उसमें तो इनकी ग्रोथ चली रही है। तो वहाँ करीब 20% की ग्रोथ दिख रही है उनकी एक्सपोर्ट मार्केट में, और यहाँ करीब 10-12% के आसपास का एक नंबर था कि उनको ग्रोथ दिख रही है। तो मैनेजमेंट का जो फोकस है वो एक्सपोर्ट मार्केट पे है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेने के उसमें नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि 14 से 16% का एबिटा मार्जिन वो मेंटेन करके चलें। तो कोशिश ये है मैनेजमेंट की कि कम से कम उनका जो एबिटा मार्जिन है वो 14 से 16% हो, जो भी एमडीएफ बोर्ड्स के वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ले रहे हैं उसमें। प्राइस ऑफ रेजिन काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी प्राइस फ्लैक्चुएलिटी बहुत ज़्यादा है इस बार इस क्वार्टर में।
तो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन वो होने की वजह से क्या हो गया है, इनका ओपीएम जो आप देख रहे हैं 13% से 11% चला है। तो उसका एक कारण ये भी है कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन वो पास ऑन नहीं करे जा सक रहे हैं क्योंकि प्राइस वॉर जो चल रही है कंपनीज़ के बीच में। तो मैनेजमेंट का जो साउंडिंग सेगमेंट था वो थोड़े से कॉशियस लगे मुझे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव या कह नहीं सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली लग रहा था कि उनको आगे ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और नंबर्स में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो कंपनी का बेसिकली यही एक गाइडेंस था कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया है अगले 1 साल के लिए, तो उनसे यही पूछा गया कि एमडीएफ पे तो आप अच्छा खासा ग्रोथ बता रहे थे, तो आप उसको कैसे आगे देख रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि उसमें जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ और जो परमिशंस थी वो सब मिलने में थोड़ा डिले हो गया, इसी वजह से प्रोजेक्ट देर से शुरू हुआ। हालाँकि शुरू हो गया है, 6 करोड़ का सेल आया है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर में इस नए प्लांट से उनको करीब 20 करोड़ की सेल, 20 से 25 करोड़ की सेल मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगले साल के लिए इन्होंने ये एक्सपेक्टेशन रखी है कि वहाँ से हर क्वार्टर में करीब 30-35 करोड़ की सेल है। ओवरऑल का जो गाइडेंस है उनका इस फैक्ट्री में, अगर वो करीब एक ठीक-ठाक यूटिलाइज़ेशन अगर क्रिएट कर ले जाते हैं, तो उनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट जो है 200 करोड़ की सेल सालाना इनको वहाँ से मिल सकती है उस नए प्लांट से, जिसमें कि ये अभी काम कर रहे हैं। तो उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नंबर है वो बढ़ेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, वो तुरंत नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। उनका ये कहना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अभी अगले 1-2 क्वार्टर तक आप 20 से 25% के आसपास रख कर चलिए, और अगर यहाँ से भी 1 साल बाद का अगर नंबर देखेंगे तो वहाँ पर जाकर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 50-60% के आसपास पहुँचेगी। तो उस पे करीब उनका ये गाइडेंस है कि जो पूरा सालाना अगर उनका गाइडेंस है कि वो हम अगले 1 साल में 100-150 करोड़ का ही सेल देख पाएंगे वहाँ से। हायर यूटिलाइजेशन पे उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 200 करोड़ की सेल देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले ट्रेजेक्टरी में अगले आने वाले 2-3 सालों में इसमें ग्रोथ होती हुई दिखेगी, और इसमें मार्जिन भी अच्छा रहेगा और डिमांड भी वहाँ से ज़्यादा आएगी एक्सपोर्ट मार्केट से। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि कंपनी अच्छा करेगी। उन्होंने जो रिवाइज्ड गाइडेंस दिया है अपना पूरे सालाना रेवेन्यू का, पहले वो 1100 करोड़ कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 27 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 1000 करोड़ का सेल होगा। तो ये एक नेगेटिव कमेंट्री हुई मैनेजमेंट की तरफ से, और मैंने वही कहा ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे थे। थोड़ा सा जैसे मैंने एक होता है कि वो थोड़ा सा उनके साथ 2-4 ऐसे इवेंट हो गए, फायर हो गया पिछले क्वार्टर में, फायर लग गई उनकी प्लांट में, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो गई। इस बार वो यूटिलाइजेशन वैसा नहीं दिख रहा है, डिमांड ख़त्म हो गई है, कमोडिटीज़ और जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस रेज़ कर गए हैं, प्राइस वॉर चल रहा है। तो माने ओवरऑल अगर मैं सब चीज़ों को मिलाकर देखूँ तो रुशिल डेकोर इस समय जो है वो एक माने कह सकता हूँ एक लीन पीरियड में है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बेहतर करेगी आगे चल के, देखना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको भी ट्रैक करते चलेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये अच्छे से ग्रो करेंगे तो करीब एक 15 से 18 से 20% के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में ये रह सकती है कंपनी। तो देखने लायक होगा आगे कैसे ये परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच।